महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। गाड़ी के अचानक धक्का खाते ही मेरी तंद्रा टूटी। अरे पता ही नहीं चला पहुंच गए। मेरा नाम डॉक्टर सुमेंदु है। एमएस करने के बाद मैंने कुछ समय तक शहर के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की। उसके बाद अचानक ये गवर्नमेंट जॉब का अवसर लगा। हालांकि पोस्टिंग एक गांव में है, मगर इसे गांव कहना उतना सही नहीं होगा। करीब करीब शहर जैसी सभी सुविधाएं हैं। यहीं के स्वास्थ्य केंद्र में मेरी पोस्टिंग थी और मेरे लिए ये घर खोजा गया। हालांकि यहाँ के डॉक्टर का जो क्वार्टर है वो काफ़ी खस्ता हालत में था। इस वजह से मेरे रहने के लिए इस घर को किराए पर लिया गया था। घर के मालिक का देहांत हो चुका है। हाँ, उनके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने ही ये घर किराए में दिया है। सुनने में आया था पहले तो ये घर वो देने को तैयार ही ना थे, मगर घर काफ़ी अच्छा है। वैसे परिवार में कहने को मैं और पिताजी ही हैं। माँ का देहांत हुए 10 साल हो चुके हैं और एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। शहर में जब हम रहते थे तो फ्लैट में 2 ही कमरे थे और एक बालकनी थी। पिताजी दिन का सारा समय बालकनी में बैठ के आसमान की तरफ ताकते बिताते थे। आसपास सड़क की गाड़ियों को शोर, ऊपर से फ्लैट के पीछे से रेलवे लाइन होकर जाती थी। रात रात को भी ट्रेन जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। मगर यहाँ का स्निग्ध और शांत वातावरण पिताजी को काफ़ी पसंद आया था। वैसे घर था बहुत बड़ा। हमें नीचे वाला पोर्शन ही दिया गया था, ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर नहीं दिया गया। क्यों पता नहीं। खैर कोई कमी ना थी, क्योंकि रहने वाले तो हम 2 ही थे और कमरे थे 5। एक कमरे में मेरे और एक कमरे में पिताजी के रहने की व्यवस्था कर ली। 3 कमरे खाली थे। बाय द वे, कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसके रहने की व्यवस्था कर देते। एक किचन था। प्रॉब्लम थी बाथरूम और लेटरिन की, जो घर से पीछे थोड़ी दूरी पर था। पिताजी की इस उम्र में रात को उतने दूर तक जाना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि मकान मालिक ने कहा था 1 आध महीने में किसी एक कमरे को वॉशरूम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 महीना बिताना कोई बड़ी बात न थी। पिताजी को यहाँ छोड़कर मैं आज आखिरी सामान लेने के लिए गया हुआ था। बस वहीं से लौट रहा था। घर के पास पहुंचा तो देखा गांव वालों की भीड़ लगी थी। घर के अंदर से पिताजी की आवाज आई, ये शुभू आया क्या? देख तो ये गांव वाले यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हैं? मैं गाड़ी से उतरकर उनके पास गया। अचानक भीड़ से एक आदमी निकला। नीलू का घर खुला है, नीलू का घर खुला है। मैं चौंक पड़ा। आखिर इस घर के खुलने में लोगों की भीड़ लगाने की क्या बात है? मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो भीड़ में कहीं गायब हो गया और गांव वाले भी धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। खैर फिर मैं अपने घर के सामान जमाने की व्यवस्था में लग गया। जैसे तैसे घर तो ठीक ही मिल गया था। अब एक अगर खाना पकाने वाली मिल जाती तो सारी समस्या का समाधान था। वैसे कहा था मैंने सुरेंद्र बाबू को। सुरेंद्र बाबू मेरे कंपाउंडर, वैसे एज में काफ़ी सीनियर हैं मुझसे और इसी गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा तो था शाम तक ले आएंगे। तो शुभू, सारी व्यवस्था हो गई? जी पिताजी। अच्छा, कल से तो तुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक है, अच्छा ही है। बस एक काम वाली और मिल जाए। हाँ, कहा तो था सुरेंद्र बाबू को
देखिए, घर के बारे में थोड़ी और व्याख्या दे दूं। घर वैसे तो चारों ओर से बाउंड्री से बंधा था, मगर पीछे की बाउंड्री थोड़ी सी टूट गई थी। वैसे चोरी वगैरह का कोई डर ना था, क्योंकि मेन गेट काफी मजबूत था और उसके बाद बरामदे के बाद जो दरवाजा था उसे अगर अंदर से बंद कर दिया जाए तो हाथी लाकर इसे तोड़ा जा सकता था। पुराने जमाने की मजबूत लकड़ी से बना था, इसलिए कोई विशेष डर वाली बात न थी। बाउंड्री से थोड़ी दूरी पर झाड़ी झुंझाटियों जैसा जंगल था और उसके बाद था एक छोटा सा तालाब। तालाब काफी समय से उपयोग में नहीं था, इसी वजह से उसका पानी भी सड़ गया था और हरा हो गया था। खैर, उस तरफ जाने की हमें ज्यादा जरूरत भी न थी। तभी अचानक मेन गेट खुलने की आवाज आई। साइकिल खड़े करते हुए सुरेंद्र बाबू धीरे धीरे चलकर बरामदे की ओर आने लगे। एक बार पीछे की तरफ देखकर बोले, अरे आना, अंदर आ। मैं चौंक पड़ा, किसे बुला रहे हैं वो? पिताजी बोल पड़े, काम वाली लड़की मिल गई है क्या? सुरेंद्र बाबू बरामदे में ही आकर बैठ गए। हाँ, मिल गई है बाबू। मैंने कहा, वो क्या बाहर खड़े करके ही सारा काम करेगी? अरे आ तो। दरवाजे से अंदर प्रविष्ट हुई एक दुबली पतली सी महिला। शरीर पर एक मैली सी साड़ी, सिर के बाल कुछ जटायुक्त। देखने से लगता है काफी समय से तेल नहीं लगा है। वो दरवाजे के पास ही एक कोने पे खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब से डर के भाव थे। सुरेंद्र बोला, बाबू, ये मिनती है, ये आपका सब काम कर देगी। अच्छा, देखो, हम दो ही प्राणी हैं, मगर काम जल्दी होना चाहिए। सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना रहता है। कर दूंगी बाबू, सब काम अच्छे से कर दूंगी, मगर रात को रुकूंगी नहीं। शाम ढले अपने घर चली जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरा होता देखकर डर जाते हैं। खैर, बातचीत ठीक ही हो गई। पैसे भी ज्यादा नहीं मांगे उसने। कल से वो काम पर आ जाएगी। फिर सुरेंद्र भी चले गए। रात में और पकाने वगैरह की कोई झंझट हमने नहीं किया। चाय डबल रोटी खाकर सो गए। अगली सुबह मिनती सही समय पर ही आ गई, मगर अभी भी उसके चेहरे पर एक डर के भाव थे। काम की रफ्तार थोड़ी कम ही थी। मैंने उससे पूछा, मिनती दी, आपको किसी बात का डर है क्या? नहीं बाबू, नहीं। तो फिर काम थोड़ा जल्दी करिए, ऐसे करेंगी तो मेरा हॉस्पिटल जाना कैसे होगा? वो थोड़ा सा शर्मा गई। हाँ बाबू, अभी करती हूँ। अच्छा, पहले नाश्ता बना दीजिए। पिताजी जल्दी नाश्ता करके दवाई खाते हैं। नाश्ते में आलू की सब्जी और रोटी थी। महिला के हाथ में स्वाद था। खाना खाते खाते ही मैंने उनसे कहा, अच्छा मिनती दी, दोपहर का खाना सुरेंद्र बाबू आकर ले जाएंगे, या हॉस्पिटल में भीड़ कम रही तो मैं ही आ जाऊंगा? हाँ बाबू, मगर शाम को अंधेरा होने से पहले आ जाइएगा, मैं चली जाऊंगी। मेरे बच्चे डरते हैं। हाँ, ठीक है। मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में वैसे ज्यादा पेशेंट तो न थे, इसलिए दोपहर का खाना मैं खुद ही खाने के लिए आ गया। दरवाजे से अंदर प्रविष्ट हुआ तो देखा बरामदे में मिनती बैठी थी, एकटक ऊपर की रेलिंग को निहारती हुई। मैं अंदर प्रविष्ट हुआ हूं, उसे इस बात का एहसास ही न हुआ। मैंने पीछे से जाकर कहा, क्या देख रही हो? एकदम से चौंक पड़ी वो। उसे इस तरह चौंका देने की वजह से मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, आइए आपको खाना देती हूँ। दोपहर का खाना भी ठीक ठाक ही था।
मेरे जाते जाते एक बार फिर से मिंती ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अंधेरा होने से पहले आ जाना है। उस दिन दोपहर को पेशेंट ही न थे, इसलिए 5:30 के करीब ही मैं घर लौट आया। यहाँ ये भी बता दूं कि मेरा हॉस्पिटल घर से करीब 10 मिनट की पैदल दूरी पर ही था, इसलिए आसानी से आना जाना हो जाता था। गांव के हॉस्पिटल की यही तो सुविधा है, कोई एकदम से निश्चित समय नहीं, पेशेंट है तो रुको, नहीं तो चले आओ। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी केस आए तो रात बेरात भी जाना पड़ सकता है। जैसे ही मैं दरवाजे से प्रविष्ट हुआ, मिंती पिताजी से कुछ बात कर रही थी और फिर जल्दी से घर से बाहर निकल गई। मैंने पूछा, क्या बोल रही थी वो? अरे कुछ नहीं, तू चाय नाश्ता कर ले। रसोई में गया तो रात का खाना ढका रखा था। चाय नाश्ता कर लिया। यहाँ पर अभी टीवी की व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ। मनोरंजन के लिए बोले तो दिन भर तो काम में ही बीत जाता है, मगर शाम के बाद का समय बीत नहीं रहा था। मोबाइल का टावर भी उतना सही नहीं, इसलिए मैं बरामदे में आकर बैठ गया। बाहर झिंगुरों की आवाज और सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी भी फैली थी। सच कहूं तो हम शहरवासियों को ऐसा स्निग्ध परिवेश मिले तो मन प्रसन्न हो उठता है। अचानक पिताजी भी मेरे पास आकर बैठ गए। फिर हम दोनों पुरानी बातें करने लगे। बातें करते करते अचानक मेरी नजर घर के ऊपर की तरफ गई और अगले ही पल मैं चौंक पड़ा। चांद की मध्यम रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर की रेलिंग में कोई बैठा हुआ है। मैं चौंक सा पड़ा था। अचानक ही अपने पास रखी छोटी टॉर्च से मैंने ऊपर की तरफ रोशनी मारी। टॉर्च की रोशनी हालांकि रेलिंग तक नहीं पहुंची, मगर यह जरूर एहसास हुआ कि वहां पर कोई नहीं है। पिताजी मुझसे पूछ बैठे, क्या देख रहा ऊपर? पिताजी, ऐसा लगा वहां कोई बैठा है। घर थोड़ा सा अजीब है ना। एक बात बताऊं, दिन भर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ऊपर कोई चल फिर रहा है। अच्छा, मकान मालिक ने ऊपर का हिस्सा क्यों किराए में नहीं दिया? चाबी दे देते तो कम से कम ऊपर हम साफ सफाई ही कर लेते। हाँ, देखता हूँ, अगले महीने तरफ तो वो आएंगे, तब ऊपर की चाबी लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम लोग सोने चले गए, पर मुझे नींद न थी। मोबाइल पर डाउनलोड की हुई 1-2 पिक्चरें देख रहा था। फिर लगा सोने से पहले एक बार वॉशरूम हो। वॉशरूम में मैं अभी था ही कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई फुसफुसा रहा है। मैं चौंक पड़ा। धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकला और नजर गई सीधे ऊपर के कमरे की तरफ। एक पल को ऐसा लगा जैसे ऊपर के 5 कमरे जो मैं खुद देख चुका था ताले लगे हुए थे, उनमें से एक कमरा खुला हुआ है। मैंने अपनी आंखों को मलकर अच्छी तरह से देखा। नहीं, कमरा तो बंद है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा? घड़ी में देखा तो 12:30 बज रहे थे। पिताजी के खर्राटों की आवाज बता रही थी कि वो गहरी नींद में है। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेन गेट के बाहर कोई महिला खड़ी है। मैं चौंक पड़ा। हालांकि अंधेरे में उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, मगर फिर भी। और तभी अनजाने में ही मेरे मुंह से आवाज निकल गई, कौन है वहां? मेरे कानों में
आवाज आई, बाबू बाबू, हमार बच्चा मन ऊपर है, थोड़ा उमन को बुलाई देना बाबू, उनको देखन को हमार दिल करत है बाबू। मैं चौंक सा पड़ा और तुरंत ही अंदर की तरफ दौड़ा और टॉर्च लेकर बाहर आया कि आखिर कौन खड़ा है देखो। मगर जब तक मैं टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर मारता, वहां पर कोई भी न था। आश्चर्य की बात थी। फिर मैं दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक पिताजी के कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। पिताजी को नींद में बातें करने की आदत है, ऐसा तो मुझे कुछ ज्ञात न था। धीरे से कमरे के दरवाजे पर कान लगाया। पिताजी कह रहे थे, पूर्णिमा, आओ बैठो। ओ, पिताजी माँ का सपना देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले उनका देहांत हो चुका है, मगर इतने सालों बाद अचानक मैंने दबे पांव उनका कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से उनके पास पहुंचा। ओह, इस तरह मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे चोट लग जाएगी, मेरी उम्र हो गई है। मालती, ऐसा नहीं करते। पिताजी अभी अपने प्राणों से प्यारी बेटी के साथ बतियाने में व्यस्त हैं। मैंने भी उन्हें गुड नाइट डैड कहकर बाहर का दरवाजा धीरे से बंद करके अपने बेड पर सोने चला गया। 2 दिन बाद ही अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मैं परेशान था। ऐसे में मेरी छोटी बहन मालती आ गई कुछ दिन रहने के लिए। एक तरह से अब पिताजी की देखभाल की परेशानी मेरे सिर से उतर गई थी। मालती की 6 महीने की एक छोटी बच्ची है। घर को देखकर वो भी बहुत खुश हुई थी। मालती दिन भर पिताजी की देखभाल करती थी। दूसरी तरफ मिनती खाना पकाने वगैरह का काम कर रही थी। एक तरह से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उस दिन रात में सभी सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बरामदे में जाकर थोड़ी देर ठंडी हवा में टहलने की सोची और यही सोचकर बरामदे में आ गया। बरामदे में आकर मैं टहलने लगा। टहलते टहलते अचानक सिगरेट पीने की तलब हुई। एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। तभी अचानक पिताजी के खांसने की आवाज आई। ओह, उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में सिगरेट का धुआं। यही सोचकर मैं पीछे की बाउंड्री वाल की तरफ निकल गया। घर से थोड़ी दूरी पर जाकर स्मोक करके आ जाऊंगा। और टहलते टहलते तालाब के पास की तरफ निकल गया था। हालांकि उस तरफ जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी दूरी पर ही रहा। तभी अचानक मेरे कानों में पानी की आवाज आई। पहले लगा मेंढक वगैरह होंगे जो पानी में कूदे होंगे। सिगरेट खत्म करके वापस लौट ही रहा था कि फिर से पानी में हलचल हुई। मगर अब की बार समझ में आया ये हलचल सामान्य हलचल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में कोई कपड़े धो रहा है। मैं चौंक पड़ा। एक तो रात के इस पहर, ऊपर से जैसा मैंने दिन में तालाब को देखा था, उसके उस गंदे पानी को कोई भी यूज नहीं करता है, इस बात में कोई भी संशय नहीं था। फिर ये आवाज कैसी आ रही? मैं कुछ देर खड़ा होकर सुनने लगा, क्योंकि जैसा पहले कहा, उस तरफ जंगल जैसे हिस्से में जाना ठीक न था। क्या पता सांप बिच्छुओं का डेरा हो। पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि
उस जगह कौन कपड़े धो रहा है। सुबह इस बात का पता लगाऊंगा सोचकर मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा और बरामदे में पहुंचते ही सामने का जो दृश्य देखा, उसे देखते ही मेरे हाथ पांव जैसे कांप उठे। मैंने देखा एक महिला मालती के कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई है और खिड़की से अंदर झांक रही है। अंदर चीकू, मालती की बेटी, उसके जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। औरत की भाव भंगिमा ऐसी थी जैसे वो बाहर से चीकू को बुला रही हो। अचानक मेरे मुंह से आवाज निकल पड़ी, कौन है? और अगले ही पल जो दृश्य मैंने देखा वो मेरे लिए विश्वास करने योग्य न था। मैंने देखा वो महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही है और उसकी जगह अचानक एक जेली जैसा कोई पदार्थ खिड़की के पास अचानक धप से गिर पड़ा। हरे रंग का वो जेली जैसा पदार्थ अंधेरे में भी चमक रहा था और मेरी आंखों के सामने वो रेंगता हुआ बरामदे से बाहर अंधेरे में गायब हो गया। मैं कुछ समझ ना सका। ये क्या देख रहा हूं मैंने शायद कुछ जोर से ही कौन चिल्ला दिया था। पिताजी और मालती दोनों अपने अपने कमरे के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए थे और उन्हें देखने के बाद मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। होश आया तो मैं अपने बेड पर था। पिताजी और मालती दोनों मेरे पास थे। मालती अचानक बोल पड़ी, क्या हुआ भाई तुझे? हाँ? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कुछ नहीं। मन में एक ही विचार था, अगर जो कुछ मैंने देखा था वो मैं पिताजी के सामने कहूंगा तो उनकी तबीयत पर और असर पड़ेगा। थोड़ी देर में पिताजी अपने कमरे में चले गए। घड़ी में देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। सोचा मालती से इतनी रात को बात करना उचित नहीं। मैंने उससे कहा, अभी मैं सो रहा हूं, शायद रात में ठीक से नींद न आने के कारण तबीयत खराब हो गई थी, कल सवेरे बात करते हैं। सवेरे नींद खुली तो काफी रोशनी फैल चुकी थी। पास में मिंती चाय का कप लिए खड़ी थी। बाबू, ये चाय का कप यहां रख रही हूं। हाँ बाबू, एक बात कहूं? हाँ बोल। कल रात को आपने भी उसे देखा ना? किसे? वही जिसे देखकर आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, इसे कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? मैंने तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मेरी तबीयत खराब है? असली में आप इतनी देर तक कभी सोते नहीं, और रसोई में काम करते करते सुना दीदी भाई बाबूजी से कह रही थी भैया को सोने दो, डिस्टर्ब ना करो, इसीलिए पूछ रही हूं। और वैसे भी दीदी के कमरे की खिड़की के पास फर्श जली हुई थी, उसी से मुझे पता चला नीला आई थी। कौन नीला? बाबूजी, आपकी बहन की बच्ची को यहां लाकर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। उनसे कहिए वो चली जाए। आप लोग भी जल्द से जल्द यहां से चले जाइए। ये घर अच्छा नहीं है बाबू, ये घर अच्छा नहीं है। क्या कह रही हो तुम सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक मालती आ गई। अरे तो भैया से बातें क्यों कर रही है? अभी उनकी तबीयत खराब है ना, जाओ काम करो। अरे मगर उसके बाद मिंती चली गई। मैं भी न्यूज़पेपर उठाकर पलटकर देखने लगा। ऐसी कोई खास खबर न थी। तभी अचानक दिमाग में बात कौन थी? मिंती कह क्या रही थी?
और मैं ये सब सुन रहा था। मैं जो खुद विज्ञान का सेवक हूं और इन सब बातों को नहीं मानता हूं, वो अचानक ये सब क्या भ्रम पाल लिया है मैंने? क्या क्या दिख रहा है मुझे? अच्छा, मिनती कुछ कहकर गई ना? क्या कहा उसने? तभी अचानक कल रात के उस जेली युक्त पदार्थ की बात याद आई और मैं जल्दी से मालती के कमरे की खिड़की के पास पहुंचा। फर्श देखते ही मेरा खून ठंडा सा हो आया। फर्श पर ठीक उस जगह जहां मैंने उस जेली युक्त पदार्थ को गिरते देखा था, एक बड़ा काला सा दाग था, जैसे फर्श की वो जगह जल गई है। मेरा शरीर बिल्कुल कांप सा उठा। ऐसा लगा जैसे तेज बुखार की वजह से मेरा शरीर कांप रहा है। अचानक पिताजी की आवाज आई, सोमू, तेरी तबीयत खराब है क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, पिताजी को कैसे पता चला? अरे, इस तरह से खड़े होकर कांप क्यों रहा है? मैंने उंगली के इशारे से उस जगह को दिखाया। पिताजी, ओ, अरे पुराना घर है, कई जगह पर ऐसे जले जले दाग हैं, फर्श काफी पुरानी हो चुकी है। इसे देखकर तू डर रहा है क्या? नहीं, मैंने भी अपने दिमाग को काबू किया। न जाने कौन सी फिल्म देखकर क्या क्या भ्रम मुझे होने लगे हैं। नहीं, इन सब बातों से मुझे अपने दिमाग को निकालना होगा। फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। शाम को हम लोग आपस में गप मारते रहे, फिर खा पी कर सोने चले गए। रात में अचानक नींद टूटी, चिक्की के रोने की आवाज से। मैं चौंक पड़ा। काफी जोर जोर से रो रही थी बच्ची। तबीयत खराब है क्या उसकी? मैं धीरे धीरे मालती के कमरे की तरफ चल पड़ा और खिड़की से जो अंदर का दृश्य देखा, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। चिक्कू जमीन पर पड़ी जोर जोर से रो रही थी और मालती गहरी नींद में थी। बच्ची खाट से गिर गई है, रो रही है और उसे एहसास ही नहीं। जल्दी से मालती के कमरे का दरवाजा खोलकर मैं अंदर प्रविष्ट हुआ और मालती को धक्का देकर जगाने लगा। मालती, हे मालती! मगर ये क्या? मालती का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। हाँ, ये क्या देख रहा हूं मैं? मैंने तुरंत उसकी नब्ज टटोली। नहीं, जो कुछ होना था हो चुका है। मालती इस दुनिया से जा चुकी है। उस बच्ची को मैंने अपनी गोद में उठा लिया, उसे अपने सीने से लगाकर एक बार फपक पड़ा मैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मैं बच्ची को मालती के पास रखा और तभी मुझे याद आई बाबूजी की। ओह, ऐसे ही उनकी तबीयत खराब है, उसके ऊपर से ये वज्राघात वो कैसे सहन करेंगे? मगर जो भी हो, उन्हें बताना तो होगा। यही सोचकर मैं वहां से मुड़ने ही वाला था कि अगले ही पल मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। ये तो मालती उठ बैठी है। उसने अपनी बच्ची को गोद में ले लिया है। ओह, मतलब मैं जो सोच रहा था वो नहीं, मेरी बहन ठीक है। मेरी बहन ठीक है। अभी उठकर उसने बच्चे को सीने से लगाया है। मगर ये क्या? मालती नहीं है। और जिस तरह से उसने अपने बच्चे को भींच के रखा है, ओह नहीं, ऐसे में तो बच्ची को। मैं तुरंत ही गया और एक झटके से बच्ची को उसके हाथ से छुड़ाकर अपने गोद में ले लिया। ये क्या कर रही है तू? और जैसे ही मालती के शरीर से मेरे हाथों का स्पर्श हुआ, मैं चौंक पड़ा। वैसे ही बर्फ जैसा ठंडा उसका शरीर। मैं बच्ची को लेकर
बाहर की तरफ निकलने वाला था कि अचानक दरवाजे पर बाबूजी खड़े दिखे। बाबूजी उठकर कब यहां आए? और अगले ही पल मैंने देखा बाबूजी ने दरवाजा भिड़ा दिया और बाहर से संकल लगा दी। मैं चौंक पड़ा। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और तभी पीछे की तरफ मेरी नजर गई और जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक उठा। अब बिस्तर पर न तो मालती थी न ही वो आकृति, अपितु वही हरा जेली युक्त पदार्थ था जो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतर रहा था। हाँ, अरे क्या हो रहा है मेरे सामने? और फिर मैंने महसूस किया मेरी गर्दन पर किसी के दांत काटने का दर्द हो रहा है। और जब उस ओर देखा तो और चौंक उठा मैं। चिक्कू मेरी गर्दन पर अपने नए नए हुए दांतों से चाब रही थी। मगर चीकू को तो मैंने अपने हाथों में पकड़कर सीने पे लगाया हुआ था और इस वक्त वो मेरे कंधे पे चढ़ चुकी थी। मैंने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया और जमीन पर गिरते ही आश्चर्यजनक तौर पर वहां पर चिक्कू नहीं थी, अपितु ऐसा ही एक और जेली युक्त पदार्थ था। और वो दोनों पदार्थ धीरे धीरे आपस में मिलने लगे थे और मिलकर एक बड़ी सी जेली युक्त आकृति और फिर धीरे धीरे एक नारी शरीर का आकार लेने लगे। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? तभी अचानक आश्चर्यजनक तौर पर बाहर का दरवाजा खुल गया। मैं बाहर की ओर भागने लगा। मैंने महसूस किया वो जेली नारी शरीर धीरे धीरे अब मेरे शरीर को ढकने लगा था। खुद को छुड़ाने के अथक प्रयास करता हुआ मैं बाहर भागता गया और लड़खड़ाकर बरामदे से बाहर आंगन में गिर गया। और मेरे आंगन में गिरते ही आश्चर्यजनक तौर पर वो जेलयुक्त नारी शरीर अचानक घिसटता हुआ घर के अंदर की ओर जाकर गायब हो गया। मगर ये क्या देख रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग इस वक्त आंगन में खड़े हुए हैं, मगर इनमें से किसी को भी मैं पहचानता नहीं हूं। तो फिर ये कौन है? और तभी मेरी आंखों के सामने पूरा घर ताश के पत्ते की तरह ढह गया। बाबूजी, मालती, हे क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैं बिस्तर पर उठ बैठा। उफ, इतना भयानक सपना? ये सब क्या हो रहा है? प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। देखा तो बोतल का पानी भी खत्म हो चुका था। मैं कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गया। वाटर फिल्टर से एक गिलास पानी निकालकर पिया। फिर जैसे ही वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मैंने महसूस किया किचन में कुछ गड़बड़ है। क्या? ध्यान से इधर उधर देखने लगा और तभी मैंने देखा वॉश बेसिन जिस पर जूठे बर्तन रखे थे, सबके ऊपर एक अजीब सी काली सी परत चढ़ी हुई थी। ये क्या है? तुरंत ही एक गिलास पानी लेकर मैंने उसे डाला। वो बहकर नाली से बाहर निकलने लगा। ढेर सारा पानी मैंने डालकर सारे बर्तनों के ऊपर से उस काले पदार्थ को बहा दिया। ओफ, ये सब हो क्या रहा है? मेरे दिमाग का भ्रम या सच्चाई या फिर नहीं? पहले तो खुद को शांत करना होगा। मैं बोतल में पानी भरकर कमरे में गया और 2 कड़ी दिमाग को संतुलित करने वाली दवाइयां और नींद की दवाइयां ली। पहले अच्छे से शांत रूप में सोकर दिमाग को शांत करता हूं। उसके बाद मुझे पता लगाना होगा आखिर ये सब हो क्या रहा है।
आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा